आज मैं आपके साथ अपनी हीलिंग जर्नी को शेयर करना चाहती हूँ। कैसे मैंने खुद को हील किया, कैसे मैं अपने पास्ट के वुंड से बाहर निकल पाई, कैसे मैंने अपने ही पैटर्न्स को तोड़ा और कैसे मैंने अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट किया जो मैं हमेशा से करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। मेरी शुरुआत होती है हरियाणा के एक छोटे से गांव से। मुझे हमेशा ऐसे लगते आया कि मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। एक्चुअली बचपन में मैंने सुना था मेरी मामी से, मौसी लोगों से, दादी से, बुआ से कि वो ना मेरी मम्मी को कुछ दवाई दिलवाना चाहते थे कि जिससे छोरा पैदा हो जाए। तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये चाहते नहीं थे। फिर मेरे को पता चला कि अच्छा, जिस दिन मैं पैदा हुई थी ना, उस दिन दादी ने बड़ा रोना पीटना घर में चालू किया था कि हाय छोरी हो गई, छोरी हो गई। और मुझे पता चला कि उस दिन मेरे पापा ने पहली बार ड्रिंक किया था। मुझे लगा कि मतलब आई एम अ बर्डन, मैं इतना बड़ा बोझ हूँ क्या। वो फीलिंग है ना मेरे मन में बस गई। मतलब दूसरे लोगों के लिए डिस्क्रिमिनेशन एक अलग बात हो सकती है, मैं तो उस चीज़ को जी रही थी। शायद वो सिर्फ सरफेस पे रहने की चीज़ होनी चाहिए थी, लेकिन वो मेरे मन के अंदर घर कर गई और मेरे पूरे चाइल्डहुड को उस चीज़ ने रूल किया। और मुझे मेरे पूरा बचपन लगता रहा कि मेरी मदर है ना मेरे से प्यार नहीं करती और मेरे भाई को ज़्यादा प्यार करती हैं। मेरा भाई मेरे 5 साल के बाद हुआ था। आई वॉज़ 5 ईयर ओल्ड जब मेरा भाई आया था। और मैंने देखा कि सोसाइटी का और रिलेटिव्स का ना कैसे रुझान रहता है कि लड़का पैदा हुआ है, छोरा पैदा हुआ है। मतलब फिर तो मैं स्कूल में जब हमारे एस्से राइटिंग होती थी या स्कूल में कुछ फंक्शंस होते थे तो आई ऑलवेज़ लव्ड टू स्पीक। शुरू से ही बोलना मुझे पसंद है। तो मैंने बोला वहाँ पे एक आध बार कि जब लड़कियाँ पैदा होती है ना तो 13वीं जैसा माहौल होता है। लड़के पैदा होते हैं तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो एक ये चीज़ मेरे अंदर घर कर गई। और ऊपर से ना मैं बहुत सेंसिटिव इंसान थी शुरू से ही, वेरी वोकल अबाउट थिंग्स एंड वेरी इमोशनली सेंसिटिव इंसान। अगर गली में कोई पपी मर गया ना, लोगों के लिए वो कोई न्यूज़ भी नहीं है, मतलब उनके लिए वो चीज़ मैटर भी नहीं करती है। लेकिन मेरे लिए वो चीज़ ऐसी हो जाएगी कि मैं 2 दिन तक 3 दिन तक उस बात को अपने अंदर फील करती रहूँगी। मैं उस इमोशनल पेन को अपने अंदर इतना घर कर लेती थी कि मुझे एग्जैक्टली फील होता था वो पेन अपने अंदर। शायद बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं पता नहीं था उस टाइम पे, या पता नहीं था कि ऐसी चीज़ों को अपने अंदर नहीं रखना चाहिए जो आपको पेन दे रही हैं। अवेयरनेस नहीं थी। जैसे जैसे बड़े हुए ना तो ओबियसली सबके घर पे कले कलेश होता है। हम तो सिर्फ उनको पेरेंट्स देखते हैं, वो तो हस्बैंड एंड वाइफ है, दे आर पार्टनर्स। तो ओबियसली उनके कॉन्फ्लिक्ट होंगे और उनका कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का अपना तरीका होगा। लेकिन अगर आप एक सेंसिटिव बच्चे हो तो आपके लिए वो कॉन्फ्लिक्ट है ना एक लंबा स्ट्रगल हो जाएगा। पेरेंट्स शायद लड़ लिए फिर ठीक भी हो गए, उनका एक डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। आप सेंसिटिव बच्चे हो, वो चीज़ आपके अंदर घूमती रहेगी। इंडिया में बहुत सारे बच्चे जो घर पे रह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे वो नीट है, यूपीएससी है, कोई और दूसरा एग्ज़ाम है, फोकस नहीं कर पाते वो बच्चे पढ़ाई पे। बाहर से देखने पे लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे होते हैं, अरे भाई तुम पढ़ रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। उनको नहीं पता कि उनकी बहुत सारी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उनकी बहुत सारी एनर्जी लीक हो रही है। वो शायद दूसरों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, दूसरों की अटेंशन पाने के लिए, दूसरों का प्यार पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट ले रहे हैं। वो उनको लग रहा है कि शायद वो उनके पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देंगे, शायद घर के माहौल को ठंडा कर देंगे। अगर मैं बात आपको बहुत सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये बेचारा बच्चा अपने कंधों पे जिम्मेदारी ले लेता है पूरे घर की। मेरा एक बार एक लड़की के साथ 1-to-1 सेशन हुआ था। शी इज़ सच ए ब्यूटीफुल गर्ल। उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ 6 साल की थी और मुझे बड़ा डर लगता था मेरे मम्मी पापा के झगड़े से। तो जो मेरे पापा ऑफिस से आते थे ना रात के 8:30 बजे 9 बजे, तो मैं खुद भाग के किचन से डिनर ले आती थी, खाना ले आती थी, ताकि पापा मम्मी को बोले ही ना और सीधे मैं उनको खाना दे दूँ और उनका झगड़ा ना हो।
जस्ट थिंक अबाउट दिस लिटिल किड ऑफ 6 years ओनली, कि इसने अपने कंधों पे क्या जिम्मेदारी उठाई हुई है। और उसके बाद शायद ये अपने किसी रिलेटिव के घर गई है, मामा के घर, बुआ के घर, तो ये इंसान फिज़िकली तो वहाँ है लेकिन इमोशनली और मेंटली अपने घर में ही फंसा हुआ है कि पापा के आने का टाइम हो गया, कहीं लड़ाई ना हो जाए, कहीं पापा मम्मी को कुछ कर ना दें। बाहर से देखने पे बच्चा नॉर्मल लगेगा लेकिन इसके अंदर का कियोस जो है सिर्फ इसी को पता है, इसके अंदर के घाव सिर्फ इसी को पता है। मैं भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन से गुजर रही थी और इंडिया में लगभग हर परिवार में अराउंड एवरेज 70-80% जो परिवार है, फैमिलीज, उनमें यही सब हो रहा होता है। और शायद उनको पता भी नहीं है कि वो बच्चे को किस लेवल पे डैमेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, बस अवेयरनेस नहीं है। मतलब अगर आप बच्चा पैदा कर सकते हो तो इसका सच में ये मतलब नहीं है कि आप उसको ढंग से उसका पालन पोषण करके ढंग से उसको एक समझदार इंसान, एक बिना घाव वाला इंसान, घाव हो जाते हैं मन में बहुत ज़्यादा, अपने ही आपको वो इंसान खुरेदता रहता है। और जब इंसान को घर में प्यार नहीं मिल रहा होता, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, तो बाहर जाता है। ऐसा नहीं है किसी को बाहर ढूंढने जाता है, लेकिन शायद उसको फ़र्क नहीं पता होता कि प्यार होने में और सिर्फ अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, या किसी का पसंद आ जाना क्या सच में प्यार होता है। तो आप हार्ट होते हैं मल्टीपल लेवल पे। स्पेसिफिकली अगर आप एक सेंसिटिव इंसान हो, आप एक गिवर हो, लाइक आप प्यार देना, लव, रिस्पेक्ट, केयर देना, अगर आपका ये पैटर्न है, और अगर आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं हो, तो फिर आप किस तरह के पार्टनर से अट्रैक्ट करते हो? द पीपल हु आर नार्सिस्ट, पीपल हु आर पैरासाइट, जो आपकी एनर्जी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, आपको बहुत जज करते हैं। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंड इन माई लाइफ ऑल्सो। हीलिंग की जर्नी आसान नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ 3 महीने से काम कर रहे हैं। हमारा नवंबर में हीलिंग का बैच शुरू हुआ था, दिसंबर में भी था, जनवरी में था, अभी फरवरी का शुरू हो रहा है 24 फरवरी से। और बहुत सारे लोग हैं जो कई महीनों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। जर्नी अप एंड डाउन से भरी हुई होती है, क्योंकि आप अपने ओल्ड जो आपकी सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है, आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो पुराने बिलीफ हैं, आपका जो पूरा सिस्टम है, आप उसको रिजुविनेट कर रहे हो, आप उसको रिस्टोर कर रहे हो, क्योंकि आपको आदत हो गई है परेशान रहने की, रोने की, शिकायत करने की। और मैं रही ऐसा। मैं अपनी ज़िंदगी की कई साल सिर्फ रो रही थी, सिर्फ एक अकेलापन फील कर रही थी अपने अंदर। मैं भीड़ में बैठी हूँ लेकिन इमोशनली और मेंटली किसी से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही। अभी तो मेरे पास एक दूसरी पेट है। मेरा एक अपना पेट हुआ करता था, टोली भाई दलाल करके मैं उसको बोलती थी। मैं इतने प्यार में थी कि अपने अमेज़न के अकाउंट पे मैंने उसका नाम लिखा हुआ था। तो कई बार डिलीवरी वाला आता था, बोलता था ये टोली भाई दलाल का घर कहाँ है, एंड नोबडी नोज अबाउट इट। थिंग्स अपार्ट, तो वो मेरा साथी रहा। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं उसको हक करके रोती थी, बहुत बार। कई रात ऐसी जाती थी कि आप बिना रोए सो ही नहीं पा रहे हो। आप हो सकते परिवार में चेहरे पर एक हंसी लेकर बैठे हो, सबकी बातें सुन रहे हो, देन सडनली आप अपने रूम में आए, आपने खिड़की दरवाजे बंद किए और आप चिल्ला के रोए। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रोसेस होना बाकी है। अंदर से आप अनसेटल्ड हो, मतलब आपके लिए लाइफ एक चैलेंज बन गई है। आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ों के साथ। और ये हुआ मेरे साथ। मैं स्कूल में भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के घाव थे कि एक अनवांटेड किड जैसा फील करना, या अपनी मदर के साथ मेरे रिलेशन बहुत स्ट्रेन होना। जबकि आज मेरी माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ। इवन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई शेयर विद हर, एंड शी इज़ सच ए वेरी फ्रेंडली मदर, वेरी मैं बोलूँगी बहुत सपोर्टिव और बहुत फ्रेंडली, लाइक वी आर फ्रेंड टू ईच अदर। जब तक वो मेरे साथ चुगली चपाटी ना कर ले और मैं उनके साथ 4 चीज़ें शेयर ना कर लूँ, हमारा दिन पूरा नहीं होता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत शिकायतों से घिरी हुई थी और मैं उनको भी बार बार बोलती रहती थी कि हाँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरे जीने से, मरने से, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो अपना बेटा प्यारा है। बोलती थी मैं, ये सब शिकायतें करती थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मतलब वो मेरा बिलीफ था। हाँ, कुछ चीज़ें रही होंगी ऐसी, कुछ सोशल कंडीशंस रही होंगी, कुछ सबकी अपनी सोशल पर्सनल प्रेफरेंस होती हैं, लेकिन मुझे सब मिला था।
लेकिन कुछ चीज़ें आपके मन में इतनी घर कर जाती हैं कि आप उनसे बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए जब मैंने अपनी हीलिंग की जर्नी शुरू करी तो मैंने सबसे पहले ना अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते ठीक किए। मतलब जो आपके ओरिजिनेटर हैं। मैं मेरे फादर के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थी। एक बात पे हम दोनों के साथ में नहीं बनती थी, लेकिन शायद उनको मेरे से इतना प्यार था ना कि वो मेरी बदतमीज़ियों को भी सहन कर लेते थे। तो सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशन को ठीक किया। और ये मैंने कहाँ से सीखा? ये मैंने सीखा इंदु और मितेश खत्री का एक सेमिनार था वहाँ से, कि जैसे रिलेशन आपके अपने पेरेंट्स के साथ हैं वैसे ही बाहर भी आप रिलेशन अट्रैक्ट करोगे, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे करियर के साथ हो। तो मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए एक तो लॉजिकल और एक रीज़नेबल एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि यार ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स नहीं है, आपस में भी पार्टनर हैं और इनके अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। इनको भी किसी ने बहुत ज़्यादा इमोशनल नर्चर नहीं किया है। इनके लिए ये सफिशेंट है कि इन्होंने रोटी कपड़ा मकान स्कूल की फ़ीस और 4 तरीके के खर्चे उठा लिए और हम ठीक हैं, सही सलामत हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पलंग से गिरा दिया, कहीं जीने से गिरा दिया, हम लंगड़े लूले हो रखे हैं क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं रखा। तो पहले ना मैंने अपने पेरेंट्स को माफ़ करना सीखा कि यार कोई बात नहीं, इनके कौन से 50 बच्चे हैं कि इनको ट्रेनिंग है और कौन से ये एकेडमी और स्कूल से ट्रेन होके आए हैं कि बच्चों को कैसे रेस करें। और हो सकता है कि इनके मन में भी अपने कुछ इश्यूज़ हो, चैलेंजेस हो, अपने घाव हो, ज़िंदगी के अपने चैलेंजेस हों। तो मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए होपोनोपोनो प्रेयर किया, लाइक आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी कि मैंने इतना गुस्सा किया आप लोगों के ऊपर। आई एम सॉरी कि आपने मेरे को जो दिया मैंने उसको अप्रिशिएट ही नहीं किया। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने इतना रूडली बात किया, इतना बदतमीज़ी किया, मैं हमेशा गुस्से में रही, आपकी बातें नहीं मानी। थैंक यू इतना सब करने के लिए। अगर मैं आज अपने आप को देखूं तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, सही सलामत हूँ, एजुकेटेड हूँ, लाइफ के अलग अलग डायनामिक्स को समझने की कोशिश कर रही हूँ और वो इनके बिना संभव था ही नहीं। थैंक यू, आई लव यू, आई प्रॉमिस यू कि मैं अपने जो वुंड्स हैं वहाँ से रिएक्ट नहीं करूँगी, मैं अपने घाव को खुद से ठीक करूँगी। और आप यकीन मानिए, जब मेरा रिलेशनशिप मेरे पेरेंट्स के साथ ठीक हुआ, जो कि आज तो बेस्ट पॉसिबल है बाय गॉड ग्रेस, आज मेरे पेरेंट्स मेरे को बेटे से भी ऊपर की कैटेगरी पे रखते हैं, क्वेश्चन नहीं करते मेरी चीज़ों को। उनको विश्वास है मेरे ऊपर कि ये अपनी लाइफ हैंडल कर लेगी। यानी मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। कभी ताऊ जी ले आते हैं, कभी मामा लोगों की साइड से, बुआ लोगों की साइड से कि भाई 26-27 साल की उम्र हो गई है तो अब शादी हो जानी चाहिए। और मेरे पेरेंट्स का बहुत ही फ्रैंक स्टैंड है कि समझदार है, लाइफ में कर ही लेगी, इसको करनी होगी तो बता देगी, या अभी ये नहीं करना चाहती है, लाइफ में कहीं और इंगेज है, कहीं और इसके कमिटमेंट है, तो पहले शायद लाइफ में कुछ और अचीव करना चाहती है। लाइक दे डोंट क्वेश्चन मी। पेरेंट्स अगर आपके ऊपर भरोसा करते हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन पता है क्या है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। मैंने क्या बोला? हर चीज़ की एक कीमत होती है। ये भरोसा फ्री में नहीं मिला है मुझे, मैंने कमाया है उसको अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से, अपने काम से, अपनी पढ़ाई लिखाई से। ठीक है, मैंने फालतू के पंगों में कभी पैर नहीं रखा कि लाइफ में मैंने किसी कियोस को इनवाइट किया हो, क्योंकि गांव में बहुत बड़ी बात है ये कि आप बहुत संभल के चल रहे हो, आप बिन वजह की 4 जगह इंगेज नहीं हो रहे हो। मतलब कैरेक्टर वाइज ऑल्सो गाँव में कैरेक्टर बहुत बड़ी बात है, किसका किसके साथ क्या अफेयर है क्या नहीं है। 12th क्लास तक वी वर अ स्टूडेंट की पढ़ाई से मतलब ज़्यादा क्या होता है वो जानना भी नहीं था। सिर्फ अपनी पढ़ाई करी, बढ़िया स्कोर किया, अपने घर पे आए और घर के भी फिर मम्मी को काम में भी हेल्प किया। और ये सब चलते भी मेरे वुंड्स चल रहे थे। देन आई फाउंड माई सेल्फ इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे भी एकेडमिक्स में आई वॉज डूइंग वेरी वेल, आई सिक्योर्ड अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो इन अ प्राइवेट सेक्टर। लेकिन मेरे वुंड्स थे मेरे अंदर और वो अंदर ही अंदर बिल्डअप हो रहे थे। मेरे को याद है 2019 का टाइम था और मैं रोहिणी में रह रही थी, दिल्ली के रोहिणी में। सर्दियों का टाइम था, फरवरी का।
काफ़ी बड़ा छत था उस फ्लैट का। मैंने वहाँ पे एक गद्दा लगाया हुआ था और मैं वहाँ पे ना 3 दिन 4 दिन सिर्फ लगातार लेट कर रो रही थी और मुझे पता नहीं था कि रीज़न क्या है, मैं क्यों रो रही हूँ। क्योंकि आप ना आपको अपने अंदर की चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक हेल्प चाहिए होती है। आपको लगता है कुछ नहीं, आप इग्नोर करते जाते हो, आपको लगता है कुछ नहीं, आप इग्नोर करते जाते हो। नहीं, चीज़ें अंदर इकट्ठी होती जाती है और एक दिन बूम, सब बर्स्ट होके निकलता है। तो वो बहुत कठिन समय था मेरे लिए। और उसके बाद जब आराम आराम से मैंने जाना मेडिटेशन को, हीलिंग को, मेरे अंदर अवेयरनेस आई, मैंने लिखना चालू किया। पहले पेरेंट्स को माफ़ किया, उसके साथ साथ मैंने लिखना चालू किया कि मेरे अंदर कौन सी पास्ट की बातें हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। मेरी 12th क्लास की स्कूलिंग रोहतक से हुई। 11th तक की तो गांव से ही हुई थी, नर्सरी से लेकर 11th तक गांव के स्कूल में रहे। 12th क्लास में रोहतक शिफ्ट हुए क्योंकि 11th क्लास में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट तो थे लेकिन टीचर नहीं थे स्कूल में गांव में। प्राइवेट ट्यूशन वगैरह करके 11th अपना क्लियर कर लिया, लेकिन 12th में शायद अच्छे मार्क्स चाहिए थे, पेरेंट्स का रुझान था। 10th क्लास में आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो वहाँ से मेरे पेरेंट्स का रुझान थोड़ा बदल गया कि नहीं, सीधा शादी वादी नहीं करनी है, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो आगे इसके बारे में सोच सकते हैं। तो 12th क्लास में मेरा स्कूल रोहतक में था। इट वॉज 18th ऑफ Feb, स्कूल का फाउंडेशन डे था, नॉट जनवरी। तो वहाँ पे ना सब लोग कुछ ना कुछ स्पीच दे रहे थे, कुछ ना कुछ बात कर रहे थे। एक पूरा फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन चल रहा था और मैं वहाँ पे आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़। तो वहाँ पे स्पीच देना था क्योंकि हम 12th क्लास से थे, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हम कुछ मैच्योरिटी की बातें करें। तो वहाँ पर मैंने फीमेल चाइल्ड के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसी चीज़ को मैंने बहुत मजबूती के साथ उठाया, क्योंकि अंदर से तो मैं वही फील कर रही थी ना, वो चीज़ मेरे अंदर से कभी मिटी थोड़ी थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने इतनी बेवकूफ़ हरकत करी थी ना उस दिन। आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो विश्वास नहीं होता कि मीनू तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। लेकिन आई थिंक मैं बेवकूफ़ नहीं थी, मैं इमोशनली चार्ज थी, मुझे मेरे इमोशन हैंडल करने नहीं आए। लाइक मेरा पूरा स्पीच ख़त्म होने के बाद ना स्टेज पर मैं घुटनों के बल बैठी एंड आई रिक्वेस्टेड टू ऑल पीपल कि प्लीज़ आप अपने फीमेल चाइल्ड को अबॉर्ट मत करो या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अगर आप अपनी बच्चियों का ख्याल रखेंगे, अगर आप उनको पढ़ाएंगे, अपने पैरों पे खड़ा करेंगे, तो वो आपका उतना ही ख्याल रखेंगे या उससे बेटर आपका ख्याल रखेंगे जितना बेटे रखते हैं। सब लोगों को मेरा मैसेज बहुत पसंद आया, लेकिन हाँ फिर मेरे को स्कूल प्रिंसिपल ने और मेरे 1-2 टीचर थे, उन्होंने बोला कि बेटा आपने काम तो अच्छा किया, लेकिन हर जगह खुशी का माहौल था ना, तुमने गमगीन कर दिया। मतलब वो मेरा यंगर सेल्फ था। अगर हीलिंग की बात करूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उसके बाद हाँ फिर मैंने राइटिंग को अपनाया। मैंने कुछ 5-7 रजिस्टर भर डाले अपने इंसिडेंसेस को याद करके, यहाँ मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा करा। मैं अपनी इन चीज़ों को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने पेन को रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने जो मेरे अंदर घाव हैं, जो मेरे को ओवर थिंकिंग करवा रहे हैं, मैं उनको अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। उसके बाद फिर मेडिटेशन मेरी लाइफ में आया और BK शिवानी, और इसके साथ साथ मैं इंदू और मितेश खत्री का जो चैनल है ना, उनके कुछ ना कुछ वीडियोज़ मैं देखती रहती थी। और मेरा शौक वीडियोस देखने का नहीं था, मुझे ये था मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो वहाँ से भी मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली थी राइटिंग की कि मुझे लिखना है। लाइक राइटिंग इज़ अ हीलिंग प्रोसेस। तो मैंने एक्सटेंसिवली लिखा। आजकल मैं क्लासेस में लोगों को लेटर लिखवाती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम क्या लिखे, समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उनको रेफरेंस के लिए लेटर लिखवाती हूँ कि मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आप लिखो, आप इन चीज़ों को पढ़ के इन्हीं लाइंस पे अपने लेटर लिखो, इसको एक रेफरेंस मान के, ताकि आपके अंदर से वो चीज़ें निकल पाएँ। और फिर लोग लिख भी पाते हैं, बहुत अच्छे से लिखते हैं अपने लेटर्स को। तो मैंने लिखना सीखा, एक्सटेंसिवली लिखा भी और जलाया भी कि मैं इस चीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ करती हूँ। लाइक आपने जब भी मेट देखी होगी ना, उसमें करीना कपूर शाहिद को बोलती है कि गर्लफ्रेंड का फ़ोटो निकाल, उसे जलाते हैं, फ्लैश करते हैं और फिर पूछती हैं अच्छा लगा ना। उसका सच में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, आप सच में एक रिलीफ फील करते हो अपने अंदर। आई फेल्ट द सेम।
मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाना शुरू किया। एक्चुअली मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं, वो जाते थे, तो वो मेरे को ऐसे ही लेके चले गए। उन्होंने अपना कोर्स वगैरह कराया जो मेरे को कुछ खास पल्ले पड़ा नहीं, लेकिन मेरे को वहाँ से एक बात बहुत अच्छी से समझ में आ गई कि मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करता है और मेडिटेशन आपको पावरफुल बनाता है कि आप है ना पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आप हेल्प मांग सकते हो। लाइक मेरे को ये लॉजिक ऐसे समझ में आया कि आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, लेकिन अगर वो आपको इनवाइट ही ना करे तो क्या आप उसकी शादी में जाओगे? ऐसा ही है कि दुनिया में बहुत सारी हाई पावर्स हैं, लेकिन अगर आप उनको इनवाइट नहीं करोगे तो वो आपकी हेल्प करने भी नहीं आएंगी। तो मैंने वहाँ से ना एक भी बात पकड़ ली, दैट आई अलाउ द डिविनिटी टू टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ। कि जो डिवाइन पावर्स है ना, मैं उनको बोलती हूँ कि आप आओ और मेरी लाइफ का चार्ज लो। आप मेरे से अकेले हैंडल नहीं हो रहा, मैं नहीं संभाल पा रही। और मैंने इसको कुछ दिन किया, लेकिन मैं हैरान थी, मुझे इस चीज़ के सच में रिजल्ट मिले। कहाँ मैं गांव में एक दबी सी लड़की, सहमी सी लड़की जो गली में से जा रही है तो शोल्डर नीचे करके और गर्दन को नीचे झुका के चलेगी, जो शायद अकेले मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए नहीं जा सकती क्योंकि गांव में तो लड़कियां जा ही नहीं रही हैं ना। एंड टुडे, आज तो चलो बात ही अलग है, आज तो हालात ही बदल गए हैं, जज्बात ही बदल गए, स्टोरी ही अलग है। लेकिन जब मैं हीलिंग जर्नी में थी, उस जर्नी में चलते चलते मैंने इम्पैक्ट फील किया कि अब ये वो मीनू दलाल नहीं है, आई एम अ डिफरेंट पर्सन नाउ। मैं अपनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, चाहे मुझे अपने 4 तरीके के खर्चे करने हैं। उस टाइम पे तो मैं पेरेंट्स से पॉकेट मनी ले रही थी, लेकिन फिर भी आई वॉज कॉन्फिडेंट। मैं गिल्ट नहीं ले रही थी कि अरे मैं नहीं कमा रही अभी। जबकि जब तक मैं जॉब कर रही थी, आई वॉज अर्निंग वेल, लेकिन अब वो जॉब और वो लाइफ में कंटिन्यू कर ही नहीं सकती थी ना। मैं भर गई थी इतना अंदर से, इसीलिए सब छोड़ छाड़ के वापस घर भाग गई थी मैं। एक समझदार इंसान ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन उस टाइम पे समझदारी मैटर ही नहीं करती थी ना, बात आपकी ज़िंदगी की थी। मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। मैंने वो 4 दिन 5 दिन उस रोहिणी में उस छत पर ऐसे बिताए थे, लगातार रो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। शायद मैं अपने आप को उस टाइम पे नहीं संभालती तो शायद मैं लाइफ में कोई गलत स्टेप ही ले लेती, या और मैं किसी गहरे गड्ढे में गिर जाती। तो जब आप हीलिंग की जर्नी में आते हो ना और पॉजिटिव स्टेप लेते हो कि पेरेंट्स को माफ़ कर दिया, होपोनोपोनो कर रहे हो, आप मेडिटेट कर रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो यूनिवर्स की हायर पावर्स को कि आप आओ और मेरी लाइफ को रूल करो। आप मेरे को आप साइंस दो, मेरे को आप चीज़ें दिखाओ कि मुझे क्या करना है। तो फिर 1 महीना मैं माउंट आबू गई, राजस्थान की, जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी इसका सेंटर है। मुझे उनका कोर्स वगैरह कभी समझ में नहीं आया और मुझे कोई कोर्स समझना भी नहीं था, मतलब मुझे कोई एनालॉजी नहीं समझनी थी। लेकिन मुझे ये मेडिटेशन इतना अंदर घर कर गया ना मेरे, तो फिर मैंने अपनी कस्टमाइज अफर्मेशन खुद लिखनी चालू करी कि मुझे मेरे सबकॉन्शियस माइंड को क्या कह के प्रोग्राम करना है। मतलब मुझे अपने आप को, अपने इनर चाइल्ड को कैसे हील करना है। तो मैंने अपनी कस्टमाइज अफर्मेशन खुद लिखनी चालू करी। आप यकीन मानिएगा, मैं इतनी अनस्टेबल थी, मैं इतना रोंदू बच्चा थी कि पता है मैंने 6 महीने सिर्फ एक अफर्मेशन लिखी है अपने रजिस्टर्स में, सिर्फ एक। मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं गहराई से शांत हो रही हूँ। मतलब मैं अंदर से शांत हो जाऊँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। पार्टनर कौन होगा, फैमिली में क्या होगा, कितना पैसा होगा, क्या करियर होगा, ये तो बहुत सेकेंडरी चीज़ें थी उस टाइम पे। बस मैं अंदर से शांत हो जाऊँ, रिलैक्स हो जाऊँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। बहुत बार लोग क्लासेस में या जो पर्सनल मेंटरशिप ले रहे हैं वो अनईजी हो जाते हैं कि मैम पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, हमको तो 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है। हाँ, कुछ हमको पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी भी हमारी लाइफ पूरी तरीके से ट्रैक पे नहीं आई है। मैं उनको बता रही होती हूँ कि भाई आपने सिर्फ 1 महीना 2 महीना काम किया है और आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। आप 100% रिजल्ट चाह रहे हो जो अभी पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म में काम करना पड़ेगा। लेकिन आप मेरा केस देखो, मेरे पास कुछ था नहीं ऐसा कि मैं सीधा किसी से जाके क्वेश्चन कर पाऊँ, सीधा किसी के जाके सेशंस अटेंड कर पाऊँ, सीधा किसी के साथ मेडिटेशन कर पाऊँ। पहली बात तो आप लकी हो क्योंकि मैंने वो जर्नी कवर करी और मैं आपके पास अवेलेबल हूँ। और दूसरा आप ये देखो, मैंने खुद 6 महीने ये लिखा है कि मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं रिलैक्स हो रही हूँ, और उस चीज़ ने मेरे लिए काम किया। अभी मैं रिलैक्स भी हुई, मैं शांत भी हुई, और मैंने अपने लाइफ पे फोकस करना भी चालू किया कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है।
और जब चीज़ों ने मेरे लिए काम करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी में सच में मैजिक हुआ। मैंने वैसे लोग अट्रैक्ट किए जो मेरे लायक थे और हैं। मैंने मेरी लाइफ में उस तरह की सिचुएशंस अट्रैक्ट करी जिनके लायक मैं हूँ। मैंने क्या बोल रही हूँ मैं बार बार, मैं कितनी वर्दी हूँ, मैं कितना डिज़र्विंग हूँ। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि बाहर के लोग कैसे हैं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप कितने डिज़र्विंग हो, आपने खुद के ऊपर कितना काम किया है। विथ गॉड ग्रेस मेरा सपना था कि मुझे 2026 में ऐसे एंटर नहीं करना है। प्राइवेट जॉब में मेरे को जाने का मन नहीं था क्योंकि उस वाले रास्ते को मैं काफ़ी पीछे छोड़ चुकी थी। लेकिन हाँ, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना था। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरा विज़न बोर्ड है। आई बिलीव इन दीज थिंग्स कि जब आप चीज़ों को एक क्लैरिटी की शक्ल दे देते हो तो समहाउ चीज़ें आपको मिली जाती हैं। और ये मेरा पर्सनल लाइफ है। माई होल लाइफ इज़ अ मैनिफेस्टेशन दीज डेज। आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। तो विद गॉड ग्रेस, राधा रानी जी की दया से, कृपा से, मैंने बोला आप कितने वर्दी हो, आप कितने डिज़र्विंग हो। तो आपको ना फीलिंग इनकलकेट करनी पड़ेगी कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, आई एम वर्दी ऑफ कॉन्फिडेंस। खुद पे काम करना पड़ेगा, अपनी रीढ़ की हड्डी को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। मतलब ये हीलिंग है ना, एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप एक इंसान को सक्षम बनाते हो कि आप अपनी कमज़ोरी को छोड़ो, आप खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, आप अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रीक्वेंसीज को हाई करो। टाइम नहीं लगता है सक्सेस के लिए, सिर्फ अलाइनमेंट लगता है। अलाइनमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है हीलिंग की दुनिया का। अलाइनमेंट, कि आप इस गोल के लिए अलाइंड ही नहीं हो। इस काम को करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, आपकी इतनी है, आपको अपनी एनर्जीज को अलाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने आराम आराम से काम किया और फिर शुरुआत हुई मेरे यूट्यूब चैनल की। जब मुझे लगा ना कि एक हद तक मैं हील हो गई हूँ और अब जो मेरे को रिलीफ मिला है, मेरे को राहत मिली है, और उसके लिए मैंने कुछ बहुत बड़ी तपस्याएं नहीं करी। मैं किसी हिमालय में नहीं गई। मैंने मेडिटेशन किया, अफर्मेशन किया, अपने लेटर्स लिखे, अपने रजिस्टर भर डाले, अपनी चीज़ों पे रिफ्लेक्शन किया और चीज़ों को माफ़ करना सीखा। जो शुरुआत मैंने अपने पेरेंट्स से करी, और पेरेंट्स को माफ़ करने के बाद जो लाइफ के जो डिफरेंट डायमेंशंस है, जहाँ पे मेरे को घाव मिले थे, मेरे को आंसू मिले थे, मेरे को डिसरिस्पेक्ट मिली थी, मैंने उन चीज़ों को भी माफ़ किया। और बहुत सारी चीज़ों से मैंने खुद माफ़ी मांगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने माफ़ किया, बहुत जगह मैं भी गलत थी क्योंकि मैं रिएक्ट कर रही थी अपने घाव से, अपने सड़े हुए पास्ट से। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों से और लोगों से माफ़ी मांगी। ये संभव नहीं था कि सबके सामने जाके माफ़ी मांगूँ, तो अपने मेडिटेशन में माफ़ी मांगी, अपना लेटर लिखा, वहाँ से माफ़ी मांगी, और जहाँ संभव था वहाँ उस इंसान को बोला भी कि मेरे को माफ़ कर दो, मैंने एक गलत किया था। मैं उस टाइम पे मेरे थॉट्स काफ़ी लिमिटिंग थे, या उस टाइम पे मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से घिरी हुई थी। तो जब आप माफ़ी मांग लेते हो, माफ़ कर देते हो, अपने पास्ट को अंदर से रिलीज़ कर देते हो, मेडिटेशन करके, लेटर राइटिंग करके, सेल्फ टॉक करके, यूनिवर्स के साथ बात करके, लाइक आप सच में किसी हाई पावर से बात कर रहे हो कि कोई तो है जिसने ये दुनिया बनाई है। मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है और मुझे जानना भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी क्रिएशन है। ये चांद, तारे, सितारे, पूरा इकोसिस्टम, पूरा प्लैनेट, इतने लोग, इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियाँ, कुछ तो है जो इस पूरे सिस्टम को चला रही है। सो आई बिलीव इन दो सुपर पावर्स। प्यार से उनको बाबा बोल देती हूँ, कभी राधे राधे बोल देती हूँ। उनसे बात करना, अपने मन को साझा करना, शेयर करना। और फिर मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। मैंने वीडियोस बनाना चालू किया। शुरू में मुझे लगा कि मैं उतनी फैंसी नहीं हूँ, उतनी मतलब मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरा सेटअप उतना बढ़िया नहीं है, और मैं तो बहुत एवरेज, मतलब एवरेज कंटेंट बोलूँगी मैं, कि भाई कोई एडिटिंग नहीं हो रही है और कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बहुत मेजर स्क्रिप्ट हो, या बहुत मैंने मेकअप किया हो, मेरे कलर मतलब कलरफुल कपड़े हों, कुछ भी। मतलब शुरू में मुझे बहुत लगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने बोला कि मैं यहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ, मैं अपने आप में ब्रांड हूँ। इट वॉज माई कॉन्फिडेंस। और ये गोल्डन पीरियड इतना खूबसूरत था। और अब ये डायमंड पीरियड में इसको बोलूँगी जो अब चल रहा है। मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, आराम आराम से लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, मेरे 1-to-1 सेशन हुए। अभी तक मैं 150 प्लस लोगों के साथ इंटरेक्शन कर चुकी हूँ, मेडिटेशन करवा चुकी हूँ,
उनके पास्ट के जो वुंड्स हैं उनको हील करने में हेल्प कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के जो रिलेशंस हैं अपने ही साथ जो ख़राब हो रखे हैं, बाहर के साथ ख़राब हो रखे हैं वो बात अलग है, अपने ही साथ जो ख़राब हो रखे हैं मैंने उन चीज़ों पे काम किया है और बहुत जगह से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे वीडियो बना के भेजी है कि उनको कितनी हेल्प मिली है, बहुत सारे लोगों ने मुझे लेटर लिखे हैं। और इस काम से ना केवल मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है बल्कि मेरे को बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। लोग मेरे को बोलते हैं आई लव यू, लोग मेरे को बोलते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आप तो राधा रानी की एजेंट हैं, आप एक फरिश्ते की तरह आए हैं। और मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ और वास्तविकता में मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने भी एक जर्नी जी है, मैंने कई साल खुद पे काम किया और उस काम की बदौलत आज मैं दूसरे लोगों की सिचुएशन को समझ पाती हूँ, उन लोगों की उस सिचुएशन को समझकर उनको सॉल्यूशन दे पाती हूँ और उसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर रूप देने के लिए फिर मैंने अपने बैचेस लॉन्च करने शुरू किए। नवंबर में पहला बैच था, दिसंबर में दूसरा था, जनवरी में तीसरा था, अभी मेरा जो 4th बैच है वो 24 फेब से आ रहा है। 24 फेब स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन है। मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, वही अंदर वाला फैक्टर कि लड़की अनवांटेड और लड़का नहीं हुआ वगैरह 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 वगैरह। और हरियाणा में हमारे गाँवों में कोई माहौल भी नहीं था जन्मदिन मनाने का, बर्थडे वगैरह, ऐसे ही बोलते थे कि क्या ही चोंचलेबाजी है ये। लेकिन अब मेरा मन था कि ये मेरे को मेरा इनर चाइल्ड को हील करने का मौका है, उसको स्पेशल फील कराने का मौका है। तो मैंने जानबूझकर अपनी इस बैच को 24 फेब से शुरू कर रही हूँ मैं। वैसे तो ये 16 फरवरी से शुरू होने वाला था लेकिन मैंने इसको जानबूझ के डिले किया। अगर आप अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज़ में हो जहाँ पे आप खुद से काम नहीं कर पा रहे, लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, आप गिल्ट में फंसे हुए हो, आप डिप्रेशन में हो, आप एंजाइटी में हो, लाइफ आपको बर्डन लग रही है, आप लगातार रो रहे हो, आपको अंदर से बहुत अकेलापन आ रहा है, आपको सिर्फ हीलिंग चाहिए, आपको मेडिटेशन चाहिए, आपको लेटर राइटिंग चाहिए, आपको सेल्फ टॉक चाहिए, आपको एक कम्युनिटी चाहिए। पता है इन हीलिंग बैचेस की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये लोग रियल फैमिली है। ग्रुप में जितने भी लोग हैं, मतलब ग्रुप में 20 लोग भी रह चुके हैं, 40 लोग भी रह चुके हैं, हर महीने की संख्या अलग अलग होती है। लेकिन पता है इन सब लोगों में खास बात क्या है? सब लोग एक दूसरे के पेन को समझते हैं। और जब भी कोई इंसान अपनी प्रोग्रेस शेयर करता है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा हो रहा है या मैंने इस चीज़ पे काम किया और मुझे रिजल्ट मिले, वो और 4 लोगों को मोटिवेट करती है। ग्रुप में लोग अपने लेटर लिख के लेके आते हैं, अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं, अपना दुख शेयर करते हैं, अपना सुख शेयर करते हैं और ये पूरा एक ग्रुप थेरेपी बन जाता है, ग्रुप हीलिंग बन जाती है। तो अगर आप लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए हो और खुद से अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो ये बहुत अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे जो आपको मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं देगा, वहाँ की फ़ीस आपको 3,000 4,000 देनी पड़ती है एक सिटिंग की। मेरे इस पूरे बैच की फ़ीस 3,000 रुपये है 1 महीने की, जहाँ पे हम डेली बेसिस पे घंटा 1.5 घंटा मिल रहे होते हैं। 9:30 से 11 के बीच हम मिलते हैं। गूगल मीट पे हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पे हम मेडिटेशन करते हैं और जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उनका आंसर करते हैं, या फिर खुद से जो हमारे टॉपिक्स होते हैं कि कैसे अपने आप को हील करें, रिलेशनशिप को हील करें, मनी के साथ अपने रिलेशन को हील करें, अपने पास्ट को कैसे लेट गो करें, अपने अंदर के अटैचमेंट को कैसे कम करें, डिटैचमेंट कैसे लेकर आएँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ राधा रानी की कि उन्होंने मेरे को ये लाइफ में ये फेज़ दिया जहाँ पे मैं आप सब लोगों के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ और अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। राधा रानी आप पर कृपा करे। अगर आप भी लाइफ के किसी ऐसे दौर में हो तो वहाँ से आप निकलो और देखो लाइफ बहुत कलरफुल है। और जिन लोगों ने डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन, घुटन, अनवांटेड फीलिंग अपने अंदर रखना ये झेला हुआ है ना, जब वो इससे बाहर निकलते हैं तो उनको दुनिया बहुत रंगीन नज़र आती है। फ़िलहाल मेरी लाइफ बहुत कलरफुल है, वो सब है जो मैं चाहती थी और वो सब हो रहा है, होगा जो मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं सच में काम कर रही हूँ। मैं अपनी एनर्जीज ड्रेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को हील कर रही हूँ डेली बेसिस पर, अपना मेडिटेशन, अपना सेल्फ टॉक, और मैं ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हूँ, मैं काट नहीं रही हूँ। चाहती हूँ कि भगवान आपके भी ऊपर भी ऐसी कृपा करे, आप खुद का चुनाव करें, खुद को चूज़ करें। किसी के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा।
राधे राधे।